पास आज के वेबिनार और मेहमान के रूप में है आज के वेबिनार की मेहमान और वक्ता के रूप में है डॉक्टर गरिमा अग्रवाल। डॉक्टर गरिमा ने अपनी स्नातक की डिग्री होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी बीएचएमएस में एसकेआरपी गुजराती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इंदौर से प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भोपाल से बाल रोग में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है। डॉक्टर गरिमा ने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके अपने मरीजों को सेवाएं प्रदान की हैं। हमें उनकी उपस्थिति में सम्मानित किया हम उनकी उपस्थिति में उनको सम्मानित करते हैं और उनसे आशा करते हैं कि वे अपने विचारों से हमें उत्साहित और ज्ञानपूर्वक करेंगी। हम आपका स्वागत करते हैं मैम। ओवर टू यू। Hello, good evening, ma'am. Good evening to all of you, and thank you so much, ma'am. Hello, everyone. I am Dr. Garima Agarwal. Sir, मैं start करूं? Yes, ma'am, you can start. The screen is visible. Okay. Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Okay, thank you so much, ma'am. Today my topic is acute diarrhea in children below 5 years of age. तो एक आज का जो बहुत लेटेस्ट टॉपिक है जो कि डे टू डे लाइफ में देखा जा रहा है, जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों को डायरियल डिजीजेस काफी ज्यादा होती हैं, जिसमें कि हम होम्योपैथिक मैनेजमेंट कैसे करते हैं, यही मेरा टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो थ्रू द डेफिनेशंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरिया? एक्चुअली कई बार होता है कि हम डायरिया किसी और चीज को समझ लेते हैं। नॉर्मल पेस्टिस को भी डायरिया and next one is our acute diarrhea. If the duration of diarrhea is less than 2 weeks, which is caused by some infectious origin, so we call it acute diarrhea. जो 2 वीक से कम ड्यूरेशन का होता है, इन्फेक्शन के कारण होता है, तो हम उसको एक्यूट डायरिया में कंसीडर करते हैं। एंड प्रोलॉन्ग डायरिया मीन्स डायरिया, जो टर्म इटसेल्फ मीन्स कि जो लंबा खिंचता है फॉर 7 to 14 days, और अगर वो इससे भी ज्यादा लंबा जाता है बच्चों तो वो प्रोग्रेस कर जाता है परसिस्टेंट डायरिया में। Then the next definition is of chronic diarrhea. अगर डायरिया 2 वीक से भी ज्यादा ड्यूरेशन का है तो उसको हम बोलते हैं chronic diarrhea. And dysentery is if the diarrhea, if the bloody stools comes, if the mucus and the blood are visible in the stool, that we call it dysentery. Then after the definition, we come to the causes of diarrhea. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉर्मली क्या होता है, जो हम फूड इंटेक करते हैं, द फूड वी इंटेक, तो नॉर्मली जो हमारा डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है वो लार्ज इंटेस्टिन्स के थ्रू पास आउट करता है, और उसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और ओनली सेमी सॉलिड वेस्ट बचता है, दैट इज एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। लेकिन इन केस ऑफ डायरियल डिजीजेस, जो फ्लूइड है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है प्रॉपरली, और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स में ही मिक्स होके एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाता है बॉडी से। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डायरिया। एक्यूट डायरिया टेम्पररी कॉजेस की वजह से होता है, जैसे कि इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, और जो क्रॉनिक डायरिया होता है वो इन्फेक्शियस कॉजेस के अलोंग विद कोई डिसऑर्डर्स होते हैं, कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है या कोई डिसऑर्डर्स है, उसकी वजह से हमें क्रॉनिक डायरिया देखने को मिलता है ना। if we talk about the causes of diarrhea, तो there are many several causes. First of all we talk about the infection. तो इन्फेक्शन बच्चों को कैसा होता है, टॉडलर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, क्रॉल कर रहे हैं, सरफेस अगर क्लीन नहीं है, हमारा फ्लोर क्लीन नहीं है, या फिर घर में पेट्स हैं उनके कांटेक्ट में आते हैं, तो दे एडमायर या दे एक्वायर द इन्फेक्शन. सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन दैट मे बी वायरल, बैक्टीरियल, पैरासिटिक. वायरस में रोटावायरस, नोवोक वायरस, एंटेरोवायरस, एडिनोवायरस एक्सेट्रा. बैक्टीरियल में साल्मोनेला, शिगेला एक्सेट्रा, इकोलाई. एंड पैरासिटिक इज यार्डिया लैम्बिया and amoeba histolytica. These are the viral bacterial diseases. तो जो अक्सर टॉडलर्स में हमको देखने को मिलती है, जिनके घर में पेट्स हैं या फ्लोर अनक्लीन है या प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करी है, क्योंकि बच्चों का होता है कि बच्चे अपने उनके हैंड्स हमेशा प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं होती है, डर्टी रहते हैं, और वो उनको माउथ में इंसर्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनको डायरियल डिजीजेस होती हैं. नाउ द सेकेंड कॉज इज डाइटरी डिस्टर्बेंसेस. अक्सर मदर्स को देखा जाता है कि वो अपने बच्चों को ओवर फीडिंग कराती हैं. ओवर फीडिंग इन अ सेंस, मदर्स को ये नॉलेज नहीं होती है कि हमें कितना बच्चों को
कितना अमाउंट ऑफ मिल्क या कितना अमाउंट ऑफ फीडिंग देनी है। तो ओवर फीडिंग हो जाती है बच्चों को, या कोई पर्टिकुलर फूड है जिसकी वजह से उन्हें एलर्जी रहती है। मान लीजिए कोई पीनट्स हैं या ऐसा कुछ फूड है जो बॉडी में प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से उनको डायरिया हो सकता है। एंड स्टार्वेशन स्टूल्स भी होते हैं। If we talk about the some other causes of diarrhea, there are anatomical anomalies. Anatomical abnormalities like intussusception, जिसमें कि इंटेस्टाइन का एक पार्ट दूसरे इंटेस्टाइन के पार्ट में इंसर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटुससेप्शन। तो ऐसे काफी सारे हमारे पास एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज होती है जो बच्चों को बाय बर्थ मिलती है या फिर लेटर स्टेजेस ऑफ एज में मिलती है। कोई पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, अपेंडिसाइटिस अपेंडिसाइटिस के हमने सिम्टम्स देखे हैं कि उसमें डायरिया रहता है, वॉमिटिंग रहती है ना, इन्फ्लेमेटरी बोवल सिंड्रोम है। काफी सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो एनाटॉमिकली डिफॉर्मिलिटी है, जिसकी जिसकी वजह से बच्चों में काफी ज्यादा डायरिया देखने को मिला है ना। एंड इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, जो भी फूड इनटेक करते हैं उसके बाद पल्सेटिंग मूवमेंट, जो इंटेस्टिन्स के पल्सेशंस हैं, पल्सेटिंग मूवमेंट्स हैं, वो इतना ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं कि एनी फूड पार्टिकल दे इंजेस्ट एंड इट कन्वर्ट्स इनटू द अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स एंड कन्वर्टेड इनटू द डायरिया। तो इस टाइप के काफी सारे कॉजेज हैं जो हमें बच्चों में यूजुअली डे टू डे लाइफ में देखने को मिलते हैं। Then the next is माल एब्जॉर्प्शन। बच्चे प्रॉपरली डाइट, उनका न्यूट्रिशन प्रॉपर है, इनटेक प्रॉपर है, कोई एनाटॉमिकल एनोमलीज भी नहीं है, लेकिन माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। माल एब्जॉर्प्शन मीन्स प्रॉपर जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होना चाहिए बॉडी से वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से उनको डेफिशिएंसी डिजीजेस हो रही हैं क्योंकि वो न्यूट्रिशन एक्सक्रीट आउट हो रहा है बॉडी के थ्रू। ऐसे सिस्टिक फाइब्रोसिस हैं, सीलियक डिजीजेस हैं, डाइसेक्राइल डेफिशिएंसी हैं, सेक्रेटरी नियोप्लाज्म है। तो इन सब में क्या होता है, इन सब डिजीजेस में माल एब्जॉर्प्शन होता है, बच्चों का न्यूट्रिशन प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होकर एक्सक्रीट आउट हो रहा है बॉडी से। अदर कॉजेज ऑफ डायरिया इंक्लूड सिस्टमिक डिजीजेस। देयर आर मैनी पैथोजेनिक सिस्टमिक डिजीजेस लाइक इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स हैं, एंडोक्राइनोपैथी है, हाइपरपैराथायरॉइडिज्म है। इन सब चीजों में कोई कंजेनाइटल उनको एनोमली है, एड्रीनल हाइपरप्लेजिया है, इन सब में क्या होता है, कंटिन्यूअस परसिस्टेंट डायरिया बना रहता है और वो कन्वर्ट हो जाता है क्रॉनिक सीवियर फॉर्म में। देन कुछ मिसलेनियस कॉजेस है, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया होता है। एज वी ऑल नो कि एंटीबायोटिक्स बच्चों को पहली बात तो सूट नहीं होती हैं, और अगर उनका हैवी डोजिंग हो जाए या ओवर डोजिंग हो जाए जिसकी वजह से डायरिया कॉज करती है। वन ऑफ द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक इज डायरिया। और सेकेंडरी लैक्टेज डेफिशिएंसी या लैक्टोज इंटॉलरेंस। इसमें क्या होता है, बच्चों को कोई डेफिशिएंसी है लैक्टोज की, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, नियोनेटल ड्रग विड्रॉल है, टॉक्सिन्स हैं, हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम्स हैं। तो ये कुछ ऐसी मिसलेनियस डिजीजेस हैं या ऐसे सिंड्रोम्स हैं जिनकी वजह से परसिस्टेंट डायरिया बच्चों को बन सकता है, और अगर वो लॉन्ग परसिस्ट करता है तो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग कि what is diarrhea and what are the causes of diarrhea. Now how can we diagnose the diarrhea? अब बच्चे को डायरिया है कि नहीं, ये किसी मदर को या उसके पेरेंट्स को कैसे समझ में आएगा कि हमारे बच्चे को डायरिया है। तो अगर बच्चे को ब्लडी स्टूल्स आ रहे हैं दैट मीन्स उसको डिसेंट्री है, कोई बैक्टीरियल कॉज है उसकी बॉडी में। एब्डोमिनल पेन हो रहा है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स हो रहा है, तो कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उसको, गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट्स हैं। पेरिटोनियल साइंस अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस में पर्टिकुलरली हमें ग्रीन कलर की वॉमिटिंग मिलती है, डायरिया मिलता है, और उसमें एक सीवियर पर्टिकुलर मैकबर्नीज पॉइंट पे सीवियर पेन मिलता है, जिसकी वजह से भी डायरियल एपिसोड्स आते हैं। और एटलीस्ट 3 स्टूल्स पर डे, अगर पेरेंट्स बता रहे हैं, हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमारे बेबी को 3 to 4 स्टूल्स हुए हैं 24 आवर्स में और काफी वॉटरी हैं, लूज हैं, ऑफेंसिव हैं, तो हम इन सब चीजों को कंसीडर करेंगे डायरिया में। अब अगर पेशेंट को डायरिया है तो ऑब्वियसली वाटर लॉस काफी ज्यादा हो गया है बॉडी से। तो अगर वाटर लॉस हो गया है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में बॉडी से वाटर लॉस काफी ज्यादा कंडीशन में हो जाता है। तो हम उसकी हिस्ट्री पूछेंगे उस पेशेंट की कि आपका नॉर्मल फ्लूइड इनटेक कितना था, आपने लास्ट 24 आवर्स में या बच्चे ने 24 आवर्स में कितना पानी पिया है, कितना फ्लूइड लिया है, और कितना आउटपुट हुआ है यूरिन आउटपुट। उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसकी आईज, उसकी स्किन, पेलार,
sunken eyes, ये सब चेक करेंगे। देन परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट लॉस, उसका बॉडी वेट लॉस कितना हुआ है, अभी लास्ट वेट कितना था लास्ट 10 डेज में, अभी कितना हुआ है जब से डायरिया स्टार्ट हुआ है। तो ये वाली चीजें कंसिडर करके हम उसको असेस करेंगे फॉर डिहाइड्रेशन। देन व्हाट आर पॉइंट्स फॉर इवेल्युएटिंग द डिहाइड्रेशन। ऐसी क्या-क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हम पता लगाएं कि बॉडी में डिहाइड्रेशन है कि नहीं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चे की हम मेंटल हेल्थ या मेंटल कंडीशन को चेक करेंगे। उसकी जनरल कंडीशन कैसी है, बच्चा अनकॉन्शियस है कि कॉन्शियस है, बच्चा इरिटेबल है कि काम है, तो उसकी एक मेंटल स्टेटस देखेंगे। देन सेकंड वन इज थर्स्ट, बच्चे को प्यास लग रही है, थर्स्टी है कि थर्स्टलेस है, हम ये वाला पॉइंट कंसीडर करेंगे। उसकी एक्सट्रीमिटीज चेक करेंगे, कहीं क्रैम्प्स तो नहीं है, एक्सट्रीमिटीज कैसी हैं, डल हो रही है, क्रैम्पी है, कैसी है। कैपिलरी रिफिल टाइम जो होता है एक वो चेक करेंगे। स्किन का टर्गर, स्किन संकन है कि पेलार हो गई है कि स्किन एकदम वाइट कॉम्प्लेक्शन हो गया है, ये सब चेक करेंगे। देन ब्रीथिंग रेट एंड हार्ट रेट, देन ब्लड प्रेशर, फिर पल्स, उसकी पल्स कैसी है, रैपिड है, स्लो है। देन उसकी आईज चेक करेंगे, संकन आईज है, ड्रूपिंग है, आईज वीक हो रही हैं, अनकॉन्शियस हो रहा है बच्चा। टीयर्स देखेंगे, टीयर्स हैं आईज में कि नहीं है, रो रहा है तो टीयर्स आ रहे हैं। देन वी गो फॉर म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन उसकी ड्राई है कि वेट है म्यूकस मेम्ब्रेन। एंटीरियर फोंटेनिस, एंटीरियर फोंटेनिस होती है, उसमें ये चेक किया जाता है कि वो संकन है कि नॉर्मल कंडीशन पे है ना। और उसके बाद हम यूरिन आउटपुट देखेंगे उसका कि बच्चा यूरिन कितना कितना उसका आउटपुट हो रहा है, यूरिन कितना पास कर रहा है, यूरिन बिल्कुल स्कैंटी है कि प्रोफ्यूज है कि नॉर्मल है। देन देयर आर 3 लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड माइल्ड डिहाइड्रेशन मीन्स अभी सिर्फ उसको बहुत कम डिहाइड्रेशन की कंडीशन हुई है, मॉडरेट हो गया है। देन सीवियर, अगर सीवियर फॉर्म में है तो उसका भी हम प्लान ऑफ ट्रीटमेंट आगे बात करेंगे। तो अगर किसी को बच्चे को माइल्ड डिहाइड्रेशन है तो उसकी जनरल अपीयरेंस कैसी मिलेगी, बच्चा सिर्फ चिड़चिड़ा रहेगा, इरिटेबल रहेगा, थर्स्टी रहेगा, उसे बहुत प्यास लगेगी, बार बार उसका गला सूखेगा, उस बच्चे का पानी मांगेगा, थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो ये वाले फीचर्स मिलेंगे। और मॉडरेट में क्या रहेगा, बच्चा इरिटेबल तो रहेगा लेकिन एक्सट्रीमली थर्स्टी रहेगा, उसे उसके थर्स्ट लेवल जो होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और सीवियर कंडीशन में वो बच्चा अनकॉन्शियस भी हो सकता है, काफी ज्यादा ड्राउजी, लिथार्जी, वीक मिलेगा हमें, क्योंकि उसकी बॉडी में वाटर लॉस इतना ज्यादा हो गया उसकी बॉडी से कि अब बिल्कुल ड्राउजीनेस आ गई है उसे। अगर हम एंटीरियर फोंटेनिल्स की बात करें तो माइल्ड केस में नॉर्मल रहेगी, मॉडरेट में डिप्रेस्ड रहेगा। एंटीरियर फोंटेनिल्स ये वाला पार्ट होता है उसका डिप्रेस मिलेगा, और सीवियर केस में स्ट्राइकिंगली डिप्रेस्ड मिलेगा, काफी ज्यादा डिप्रेस्ड मिलेगा। अगर हम आईज देखेंगे तो माइल्ड केस में नॉर्मल रहेंगी, मॉडरेट में संकन एंड सीवियर केस में एक्सट्रीमली संकन आईज में रहेंगी। अगर हम टंग देखेंगे बच्चे की, इफ वी गो फॉर द टंग फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन, माइल्ड केस में नॉर्मली वेट रहेगी, मॉडरेट में ड्राई हो जाएगी, सीवियर केस में वेरी ड्राई एंड फरोड हो जाएगी। एंड स्किन पिंच देखेंगे, बच्चे की ऐसे स्किन लेके ऐसे पिंच करके देखेंगे, तो अगर हमारी जैसे हमने पिंच करा, इट गोज बैक इमीडिएटली बिकॉज वी आर नॉट डिहाइड्रेटेड। तो अगर माइल्ड केस है तो इट गोज बैक इमीडिएटली, मॉडरेट केस है तो गोज बैक स्लोली, एंड इन केस ऑफ सीवियरिटी इट गोज बैक वेरी 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 स्लोली। And breathing rate is normal in mild case, rapid in moderate case, and maybe very rapid in very severe case. पल्स रेट देखेंगे तो माइल्ड में नॉर्मल मिलेगी, मॉडरेट में रैपिड एंड फेबल मिलेगी, जल्दी जल्दी मिलेगी, लूज रहेगी, भले थोड़ी सी ऐसी बाउंडिंग पल्स नहीं, सीवियर केस वीक पल्स मिलेगी, आप काफी ज्यादा पल्स उसकी चेक करेंगे लेकिन एकदम वीक और थ्रेडी थ्रेडी पल्सेस आएंगी। यूरिन आउटपुट चेक करेंगे तो अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन हुआ है तो नॉर्मल यूरिन आउटपुट रहेगा, मॉडरेट में बिल्कुल डार्क येलोइश ऑरेंजिश कलर, एकदम डीप कलर मिलेगा, और सीवियर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो यूरिन आउटपुट बहुत लो हो जाएगा, स्कैंटी हो जाएगा। अगर वेट लॉस की बात करें तो माइल्ड में काफी कम परसेंटेज में वेट लॉस होगा, मॉडरेट में 6 to 9% होगा, सीवियरिटी में मोर देन 10% ऑफ द वेट लॉस हो चुका होगा बच्चे का। देन साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, यही सब जो अभी हमने लेवल्स ऑफ डिहाइड्रेशन की बात करी थी, दीज आर आल्सो द साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, कि संकन जो एंटीरियर फोंटेनिलिस है वो संकन मिलेगी, टीयर्स नहीं रहेंगे आईज में, लैक्राइमेशन नहीं होगा, उसको थर्स्ट लेवल उसका बढ़ जाएगा लेकिन एक्सट्रीम केस पे वो लिथार्जी भी हो जाएगा। टंग देखेंगे तो ड्राई रहेगी, उसका जो स्किन टर्गर है वो भी पुअर रहेगा। ये सब हमको उसके साइंस मिलेंगे। देन इफ वी गो फॉर द सिम्टम्स ऑफ डायरिया,
तो डायरिया के क्या क्या सिम्टम्स है? पहले तो डायरिया की पैसेज ऑफ 3 to 4 लूज स्टूल्स, है ना, इन 24 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन, है ना। देन उसके बाद उसमें बच्चे में मेन जो हमें मिलेगा वो वेट लॉस मिलेगा, कि अगर कंटिन्यूअसली 3 to 4 डेज से डायरिया है, एक्यूट डायरियल डिजीज है, तो बच्चे का 2 to 3 डेज में ही काफी वेट लॉस हो जाएगा। और अगर बच्चा जितना ज्यादा छोटा है, आई मीन टू से इफ लेस देन 6 मंथ्स है या लेस देन 1 ईयर है, तो उसका वेट लॉस का परसेंटेज ज्यादा मिलेगा। एक बच्चा अगर 5 इयर्स तक का है तो उसका वेट लॉस मिलेगा, लेकिन उसका परसेंटेज कम रहेगा। तो बॉडी वेट जितना होता है उसके अकॉर्डिंगली हम परसेंटेज काउंट करते हैं। देन नेक्स्ट इज द फीवर। फीवर may or may not be present in case of diarrhea. If diarrhea is due to the infectious disorder, if it is due to some infection, तो infection का मेन साइन ही होता है कि बॉडी में हमें फेवरिश कंडीशन मिलेगी या फीवर मिलेगा। देन नेक्स्ट डिहाइड्रेशन, इट मे बी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। वॉमिटिंग भी हमें मिल सकती है इफ कॉलरा लाइक सिम्टम्स है, कुछ इन्फेक्शन इस टाइप से हुआ है कि ई कोलाई से हुआ है, या कुछ इस टाइप का इन्फेक्शन है बैक्टीरियल वायरल डिजीजेस से, तो उसकी वजह से हमें वॉमिटिंग भी मिल सकती है। सीवियर बैकएक, सीवियर कॉलिक बच्चे को, क्योंकि डायरिया में पल्सेटिंग मूवमेंट्स ऑफ द इंटेस्टाइन इंक्रीज हो जाते हैं, दैट्स व्हाई एक सीवियर पेन मिल सकता है बच्चे को, एब्डोमेन कोलिक हो सकता है। एंड ब्लड डिसऑर्डर्स भी कुछ कुछ होते हैं, ब्लडी यूरिन, ब्लडी स्टूल्स, कई बार स्टूल में ब्लड आता है, दैट वी कॉल्ड इट डिसेंट्री। Then there are 3 types of diarrhea: acute diarrhea, persistent diarrhea, and chronic diarrhea. If we talk about the acute diarrhea, as I have already discussed, acute means present of 3 to 4 loose stool or watery stool within 24 hours, और अभी अभी हुआ है, उसका ड्यूरेशन है only 3 to 4 days। एक्यूट केस में आया है, किसी इन्फेक्शन की वजह से आया है, 3 से 4 स्टूल्स हो रहे हैं बच्चे को एक दिन में, पेरेंट्स कंप्लेन लेके आए हैं डॉक्टर के पास, हमारे बच्चे को सुबह से 3-4 बार बहुत लूज स्टूल हो गए, पानी पानी जैसे, और अभी 2-3 दिन से ही ऐसा हुआ है, तो हम उसको कंसीडर करेंगे इन एक्यूट डायरिया। अगर कोई पेशेंट, कोई पेरेंट्स आए हैं अपने बच्चे को लेके कि हमारे बच्चे को लूज स्टूल्स तो हो ही रहे हैं, लेकिन साथ में ब्लडी स्ट्रीक्स आ रहे हैं, छोटे छोटे ब्लड के स्ट्रीक्स निकल रहे हैं, उसमें म्यूकस भी बहुत है और काफी ऑफेंसिव भी है, तो हम इस चीज को कंसीडर करते हैं इन डिसेंट्री। डिसेंट्री में ब्लड और म्यूकस प्रेजेंट होता है, कई बार ब्लड नहीं भी होता तो सिर्फ म्यूकस प्रेजेंट होता है, लेकिन इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिसेंट्री। एंड परसिस्टेंट डायरिया इज डायरिया ग्रेटर देन 7 to 14 डेज, लेकिन इस, और ये कन्वर्ट हो जाता है कई बार क्रॉनिक डायरिया में। अगर परसिस्टेंट डायरिया है, persistent diarrhea lasting for greater than 14 days but implies a more abrupt onset compared to chronic diarrhea. Chronic diarrhea किसी डिसऑर्डर की वजह से होता है, कोई एनाटॉमिकल एनोमली है, कोई डिसऑर्डर है, कोई इंटुसिसेप्शन है, कोई इन्फ्लेमेटरी बॉवल सिंड्रोम है, जिसकी वजह से क्रॉनिक डायरिया हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा कॉज है जो हम क्योर नहीं कर पा रहे हैं, कोई इन्फेक्शन है, पेरेंट्स ने अभी तक आके अपने बच्चों को ट्रीट नहीं कराया है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है परसिस्टेंट डायरिया में। अगर वो 14 दिनों से ज्यादा, मीन्स 2 वीक्स से ज्यादा आपकी बॉडी में परसिस्ट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंट डायरिया। और वो क्रॉनिक डायरिया से भी ज्यादा, मतलब वो कन्वर्ट हो सकता है, इट मे कन्वर्ट इनटू द क्रॉनिक डायरिया। देन दी हाउ डायरिया अफेक्ट्स द बॉडी। अब जो डायरिया है हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है, इसमें वही सब सिम्टम्स हैं कि उसके सिम्टम्स क्या आएंगे, फीवर रहता है, लिथार्जी, वीकनेस, नोशिया, ब्लॉटिंग, डिहाइड्रेशन, चिल्स लगती है। चिल्स क्यों होती है? क्योंकि डायरिया में अक्सर पेशेंट का इतना ज्यादा ब्लड लॉस, इतना ज्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है बॉडी से कि उसका बीपी फॉल डाउन हो जाता है। अगर ब्लड प्रेशर फॉल डाउन होगा तो पेशेंट को अक्सर चिल्स रहेगी, ठंड लगेगी, हेडेक, क्रैम्प्स, स्टमक एक, कोलिक बढ़ जाएगा। एनल इरिटेशन, एनल इरिटेशंस क्यों होते हैं? क्योंकि उसके एनस में कंटिन्यूसली डेफिकेशन की वजह से वहां इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है और वहां पर रैशेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनल इरिटेशन हो सकते हैं, और लूज स्टूल्स तो होते ही हैं। Then how can we prevent the diarrhea? This is the most important part of our webinar. डायरिया हो गया है, क्यों हो रहा है वो हमें समझ में आ गया, हमने डायग्नोस भी बना लिया कि कैसे कैसे हम डायग्नोस कर रहे हैं उसको, लेकिन अब हम प्रिवेंट कैसे करेंगे? अब हमारे पास कोई पेशेंट आया है तो हम उनको सबसे पहले क्या गाइडलाइंस देंगे कि यू हैव टू टेक द प्रॉपर न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन मीन्स, अगर बेबी लेस देन 6 मंथ्स है, मतलब एक्सक्लूसिवली ऑन ब्रेस्ट फीड है, तो हम उनको बोलेंगे कि आप प्रॉपर ब्रेस्ट फीड कराएं। इफ बेबी इज ऑन वीनिंग, दैट इज मोर देन 6 मंथ्स,
उनको हम बोलेंगे कि आप इनको प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग तो दे ही, साथ में ऑन एन एडिशन एनर्जी रिच फूड, जो कि न्यूट्रिशंस में रिच हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो, ऐसा वाला फूड आप वीनिंग के टाइम पे बच्चे को दे सकते हैं और देना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है। एंड एडिक्वेट सैनिटेशन, बच्चे को प्रॉपर उसका डिस्पोजल होना चाहिए, उसका एक्सक्रीटा का। ऐसा नहीं है कि मदर्स ने वाइप आउट करके वहीं बेड पे थ्रो कर दिया या डस्टबिन ओपन डेफिकेशन करवा दिया बच्चे को, तो बच्चा टॉडलर है तो उसी में क्रॉल करेगा, उसी को टच कर लेगा, फिर वहीं के हाथ अपने माउथ में डाल लेगा, उससे और ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो ऑलवेज यूज टॉयलेट्स, डू नॉट प्रैक्टिस ओपन डेफिकेशन, एंड प्रैक्टिस सेल्फ डिस्पोजल ऑफ चाइल्ड फीसेस, सेफ डिस्पोजल ऑफ चाइल्ड फीसेस। अगर बच्चे का फीसेस है तो उसको सेफली डिस्पोज आउट करना है। इफ इतना ज़्यादा पर्सिस्टेंट डायरिया है, एक्यूट डायरिया है, वाटरी डायरिया है, तो उसको कैसे उसको क्लीन करना है, वो प्रॉपर हाइजीन हमको समझानी पड़ेगी। और एडिक्वेट सैनिटेशन इंक्लूड्स क्लीन वाटर सप्लाई, उनकी वाटर सप्लाई भी बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अगर बच्चा है तो उसको क्लीन बॉइल्ड वाटर पिलाएं, फ्री फ्रॉम जर्म्स इन्फेक्शंस। एडिक्वेट सीवेज डिस्पोजल होना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ फूड फ्रॉम बैक्टीरियल कंटामिनेशन। हम पेरेंट्स या मदर्स को ये गाइड करेंगे कि आपका जो फूड है वो प्रॉपरली कवर्ड हो, हाइजेनिक हो, और उसमें किसी भी तरह का बैक्टीरियल कंपोजिशन या कंटामिनेशन ना। देन वॉश बोथ हैंड्स विद सोप बिफोर प्रिपेयरिंग फूड, फीडिंग द चाइल्ड, आफ्टर डेफिकेशन एंड आफ्टर क्लीनिंग चिल्ड्रंस एक्सक्रीटा, चाइल्ड्स एक्सक्रीटा। मदर्स या पेरेंट्स को या उनकी दाई को, हम जो उनके केयर टेकर हैं, उनको ये समझाएंगे कि आपको प्रॉपर बच्चों को फूड सर्व करते टाइम, फूड प्रिपेयर करते टाइम, बच्चों को फीड कराते टाइम वो हमेशा सोप से हैंड्स क्लीन करने हैं बिफोर एंड आफ्टर, और आफ्टर डेफिकेशन क्लीन करने हैं सोप से, और बच्चे का एक्सक्रीटा वगैरह क्लीन करने के बाद प्रॉपरली सोप यूज करके उसको क्लीन करना है। एंश्योर ड्रिंकिंग वाटर इज क्लीन एंड स्टोरेज इन सेफ एंड कंटेन कवर्ड कंटेनर्स। ड्रिंकिंग वाटर शुड ऑलवेज बी क्लीन। मदर्स को गाइड करना है, अगर स्लम एरियाज के पर हैं जिन लोग फिल्टर्स नहीं लगा सकते अपने घर में, तो हमें उन्हें गाइड करना है कि आप प्रॉपर बॉईल करके, और बॉईल भी उस लेवल का कि जब पानी खौलने लगे, उस लेवल तक बॉईल करके फिर उसे ठंडा करके बच्चे को देना है। तो ड्रिंकिंग वाटर सेफ रहेगा। किसी सेफ कंटेनर में उसे स्टोर करना है, किसी प्लास्टिक वेसल या प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर नहीं करना, उसे प्रॉपर स्टील के कंटेनर में, कवर्ड कंटेनर। कंटेनर शुड ऑलवेज बी, अगर आपने बॉईल किया है और उसे अनकवर्ड छोड़ दिया फिर भी वो कंटामिनेट हो जाएगा, उसमें बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। Ensure that the child's surroundings are hygienic and wash hands of children frequently। और जो बच्चा जिस सराउंडिंग में रहता है, उसकी सराउंडिंग, उसका एनवायरनमेंट, उसकी प्लेस जहाँ वो खेल रहा है, कूद रहा है, पार्क है, गार्डन है या उसका हाउस है, वहाँ हाइजीन प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। और बच्चा अगर बाहर से आ रहा है खेल के, तो उसके वॉश हमें, उसके हैंड्स जो हैं वो कंप्लीटली फ्रीक्वेंटली वॉश कराने हैं बिफोर एंड आफ्टर। जब भी वो मील लेता है उसके बिफोर एंड आफ्टर। तो फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ हैंड से भी हम इन्फेक्शन को कहीं ना कहीं प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन प्रिवेंट हो गया तो वी कैन प्रिवेंट द डायरिया ऑल्सो। देन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, जनरल अगर हम बात करें तो इफ वी हाउ कैन वी ट्रीट द डायरिया, देयर आर 3 प्लान्स फॉर ट्रीटिंग द डायरिया। एक कंडीशन होती है नो डिहाइड्रेशन, एक होती है सम डिहाइड्रेशन, एक है सीवियर डिहाइड्रेशन। हमने डिहाइड्रेशन पहले ही समझ लिया, एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाता है बॉडी में से, उसी को हम डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन बोलते हैं। तो अगर हम बेबी है, कोई ऐसा बच्चा आया है हमारे पास जिसको बिल्कुल भी डिहाइड्रेशन नहीं है, तो हम उसको प्लान ए ट्रीटमेंट देंगे, और अगर थोड़ा है तो प्लान बी, और बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन है तो प्लान सी। तो लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट इज प्लान ए ट्रीटमेंट। इसमें हम बेबी को, माइल्ड डिहाइड्रेशन है, कोई ज्यादा सीवियरिटी नहीं है, तो हम बच्चे को घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं। हम उसके पेरेंट्स को ये गाइड करेंगे कि आप बच्चे को घर पे ही ठीक करिए, लेकिन 4 रूल्स होम ट्रीटमेंट के फॉलो करिए। गिव एक्स्ट्रा फ्लूइड, जितना आप दे रहे हो फ्लूइड इससे ज्यादा देना है। एंड कंटिन्यू फीडिंग, बच्चे की फीडिंग को स्टॉप नहीं करना है, कंटिन्यू फीड कराना है। एंड व्हेन टू रिटर्न, ये एडवाइस मदर को दी जाएगी, व्हेन टू रिटर्न टू द क्लिनिक and administer oral zinc for 14 days। देन गिव एक्स्ट्रा फ्लूइड, इसमें मदर को क्या बताएंगे कि अगर बेबी एक्सक्लूसिवली ऑन ब्रेस्ट फीड है बिलो द 6 months ऑफ एज, तो उसको एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे रखें, लेकिन उसके साथ साथ ORS भी देना कंपलसरी है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसकी वजह से बच्चा डिहाइड्रेशन में नहीं जाएगा, उसको प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते रहेंगे और उसका बॉडी में वाटर इम्बैलेंस या मिनरल इम्बैलेंस नहीं होगा।
तो ब्रेस्ट फीडिंग फ्रीक्वेंट दें, मदर्स को बताएंगे कि फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग करें। अभी आप 2-2 घंटे में करते थे तो अब आर्ली करें, एवरी आर्ली करें और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए करें। अभी 10-15 मिनट्स के लिए करते थे तो थोड़ा 20 मिनट्स तक करें, जिससे बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके और उसके बॉडी से वाटर लॉस मेंटेन हो सके। अगर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड है तो ओआरएस देंगे रिप्लेसमेंट में, वो भी। और एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे नहीं है तो हम ओआरएस तो देंगे ही देंगे, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, उसके साथ साथ कुछ फूड बेस्ड फ्लूइड्स भी देंगे, जैसे कि सूप हुआ, टोमेटो सूप या वेजिटेबल सूप दे सकते हैं बच्चे को, राइस वाटर दे सकते हैं, कोकोनट वाटर ऐसे दे सकते हैं जो बॉडी को डिटॉक्स भी करता है और बहुत रिच सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट्स का, मिनरल्स का। एंड कुछ योगर्ट ड्रिंक्स दे सकते हैं, कुछ कर्ड वाली, मठा छाछ, इस टाइप से। और क्लीन वाटर इज मैंडेटरी, तो वाटर शुड ऑलवेज बी क्लीन एंड सेफ एंड हाइजेनिक। तो अगर बच्चा छोटा है बिलो 6 मंथ्स तो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ देना है, बड़ा हो गया है तो वीनिंग स्टार्ट हो गई है तो हम कुछ फूड बेस्ड फ्लूइड्स भी दे सकते हैं। टीच दी मदर हाउ टू मिक्स एंड गिव ओआरएस, मदर को अपन इन्फॉर्म करेंगे कि कैसे ओआरएस बनाना है, कैसे मिक्स करना और कैसे बच्चे को पिलाना है। अमाउंट ऑफ टू गिव इन एडिशन टू दी यूजुअल फ्लूइड इनटेक अप टू 2 years। अगर बच्चा 2 साल तक का है तो उसको जब जब लूज स्टूल पास हो रहे हैं तो 50 to 100 ml उसको फ्लूइड देना है। वो फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, वो वाटर हो सकता है, वो ओआरएस हो सकता है, वो उसका ब्रेस्ट मिल्क हो सकता है, या उसका कुछ भी राइस वाटर, कोकोनट वाटर, लेकिन 50 to 100 ml एवरी लूज स्टूल के बाद देना है। अगर 2 साल से बड़ा बच्चा है तो उसकी क्वांटिटी हम डबल कर देंगे, 100 to 200 ml देंगे। जब भी बच्चे ने स्टूल पास किया है उसको फटाफट से स्टूल पास होने के जस्ट इमीडिएटली बाद 100 to 200 ml उसको फ्लूइड इनटेक करा देंगे, जिसकी वजह से जो वाटर लॉस हुआ है वो मिनिमाइज हो जाए। नाउ कंटिन्यू फीडिंग। कुछ मदर्स आती हैं, कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं हमारी भी क्लिनिक पे, जो बोलते हैं डॉक्टर साहब बच्चे को बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा है, दस्त हो रहे हैं, तो इसको दूध नहीं देना चाहिए, ब्रेस्ट नहीं कराना चाहिए क्योंकि फिर उससे और डायरिया बढ़ जाएगा। तो नहीं, वी हैव टू एडुकेट दी मदर कि ब्रेस्ट फीड से ऐसा कभी नहीं होता है कि डायरिया बढ़ेगा, इवन उससे सबसाइड ही होगा, उससे ठीक ही होगा। तो मदर्स को हमें ये नॉलेज देनी है, उन्हें एडुकेट करना है कि कंटिन्यू योर फीडिंग, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग और कंटिन्यू द फीडिंग। अगर आप फीडिंग नहीं दोगे तो बच्चा और ज्यादा वीक हो जाएगा। तो कंटिन्यू यूजुअल फीडिंग विच द चाइल्ड वाज यूजुअली टेकिंग बिफोर सिक, जब वो बीमार नहीं था जितना पहले ले रहा था उससे ज्यादा हमें देना है, 2 to 4 times ज्यादा देना है। तो बच्चे को उसको कंटिन्यू फीडिंग रखना, फ्रीक्वेंट देना है और स्मॉल अमाउंट्स में देना है। अप टू 6 months ऑफ एज एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग देना है, जो वी ऑल डॉक्टर्स एज वी ऑल नो। और 6 मंथ से अगर 12 मंथ्स का हो गया तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो भी हमने डिस्कस किया वो सारे सूप्स, जूसेस, फूड बेस्ड फ्लूइड्स दे सकते हैं। और 12 मंथ से बड़ा है तो जो भी हम अपनी फैमिली फूड है जो हम खाते हैं, राइस, चपाती, दाल, उसको बिल्कुल छोटे पोर्शंस में फ्रीक्वेंट मील देते हैं, तो वो भी हमें देना है। व्हेन टू रिटर्न का मीन्स है कि आपको बच्चे को क्लिनिक पे वापस कब लेके आना है। तो एडवाइज द मदर टू रिटर्न इमीडिएटली फॉर फॉलोअप्स इफ द चाइल्ड हैज एनी ऑफ दीज साइंस। अगर बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हम मदर को एडवाइस करेंगे, उसके पेरेंट्स को एडवाइस करेंगे कि अगर ऐसा कुछ भी को हम क्लिनिक पे वापस लेके आ सकते हैं। तो उसके लिए क्या साइंस मिलेंगे हमें? नॉट एबल टू ड्रिंक, मदर बोलेगी बच्चे ने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है, कुछ पिया ही नहीं है, ये तो ब्रेस्ट फीड ले ही नहीं रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो आप इमीडिएटली उसको लेके आइए। या फिर बिकम सिकर, जैसा पहले था उससे भी ज्यादा वीक हो गया है, लिथार्जी हो गया है, तो आप लेके आइए। डेवलप्स अ फीवर, या तो उसको फीवर आ गया है, पहले नहीं था फीवर लेकिन अभी आ गया है फीवर, या फिर ब्लड स्टूल में जो है वो ब्लड आने लग गया है जो पहले नहीं था। पहले हमने जब चेकअप किया था उसका तो ब्लड नहीं था, हमने मदर से बोला कि माइल्ड डिहाइड्रेशन है, घर पे रिकवर हो जाएगा, लेकिन अब ब्लड भी आने लग गया है, मतलब उसको कोई ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से वो डिसेंट्री में कन्वर्ट हो गया है। तो इन सब कंडीशंस में हम मदर को एडवाइस करेंगे कि आप बच्चे को इमीडिएटली क्लिनिक पे रिटर्न लेके आइए। These are the plan A treatment which includes the mild dehydration। अगर mild dehydration हुआ है तो बच्चा होमली ठीक हो जाएगा, घर पे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन प्लान बी ट्रीटमेंट इज फॉर मॉडरेट अमाउंट ऑफ डिहाइड्रेशन। कुछ उसमें मॉडरेट हुआ है, थोड़ी सी सीवियरिटी है, तो उसमें क्या करेंगे हम,
उनको बोलेंगे कि आप जो पीएचसी सेंटर्स होते हैं, हमें प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं या हम लोगों के क्लिनिक्स होते हैं या ओपीडीज होती हैं, तो वहां बच्चे को रख के ट्रीट करेंगे, क्योंकि इसमें एक सुपरविजन, एक डॉक्टर का सुपरविजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो मॉडरेट अमाउंट ऑफ डिहाइड्रेशन है, इसको हम ओआरएस से ठीक करेंगे। इसमें 50 to 100 ml पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ओआरएस दिया जाएगा बच्चे को। इफ बेबी इज 5 years old, सॉरी, इफ बेबी इज ऑफ 5 kg, उसमें हम देंगे अराउंड 400 to 500 ml, 400 to 500 ml ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो इस टाइप से हम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग बच्चे को ओआरएस प्रोवाइड करेंगे एंड गिव 75 ml पर केजी ऑफ ओआरएस इन दी फर्स्ट 4 आवर्स। इनिशियल आवर्स में जब सीवियरिटी ज्यादा है, तब उसका अमाउंट ओआरएस का बढ़ा देंगे, तो 75 ml पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली देंगे। इफ द चाइल्ड डिमांड्स मोर, कैन गिव मोर। अगर बच्चे को ज्यादा थर्स्ट लग रही है, ज्यादा प्यास हो रहा है, वो डिमांड कर रहा है, तो हम आपको उसको ओआरएस की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और आफ्टर 4 आवर्स उसको रीअसेस करिए, क्लासीफाई कि अब कौन सा डिग्री है डिहाइड्रेशन का, अब वो मॉडरेट से माइल्ड पे आया कि नहीं, या मॉडरेट ही है, या मॉडरेट से ऐसा तो नहीं है ज्यादा सीवियरिटी में चला गया। उसके अकॉर्डिंगली हम ओआरएस का इंटेक कंटिन्यू रखेंगे। इफ द चाइल्ड डजंट इंप्रूव इवन आफ्टर 4 आवर्स, रेफर टू द हायर सेंटर। अगर बच्चा 4 घंटे के बाद भी इंप्रूव नहीं हो रहा है, उसको कंटिन्यूअसली लूज टूज हो रहा है, लिथार्जी हो रहा है, तो फिर उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर देंगे। और पूरे रास्ते भर उसको रखना है, और उसको बच्चे को वार्म रखना है। वार्म इसलिए रखना है क्योंकि अगर वो चिल रहेगा तो वो सेप्टिक शॉक में भी जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे बीपी फॉल होता है बच्चा शॉक में जा सकता है। तो उसको वार्म रखना है और कंटिन्यूअसली ओआरएस सप्लीमेंट देते रहना है। व्हेन द चाइल्ड कम्स बैक, फॉलो अप। ऐसा नादा चल रहा हो, जब बच्चा वापस आ जाए तो उसको जैसे दूसरे बच्चों को फॉलो अप किया जाता है, नॉर्मल चाइल्ड की तरह उसको फॉलो अप देना है। देन प्लान सी। प्लान सी इज फॉर सीवियर फॉर्म ऑफ डिहाइड्रेशन। इसमें बच्चे की कंडीशन बहुत वर्स हो गई है, सीवियरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है, अब वाटर लॉस इतना ज्यादा हो गया है कि बॉडी में पानी की कमी आ गई है। इस केस में क्या करेंगे, आईवी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है, इंट्रावेनस फ्लूइड्स देने पड़ते हैं बच्चे को, इंजेक्शंस लगेंगे, आईवी दिया जाएगा। तो इसमें एडमिनिस्टर करना है हमको रिंगर लैक्टेट, जो कि होगा 100 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अगर बच्चा 5 किलो का है तो उसे 500 ml ऑफ रिंगर लैक्टेट दिया जाएगा। तो इस टाइप से आईवी इमीडिएटली इंसर्ट करना पड़ता है। अगर 12 महीने से छोटा बच्चा है, मतलब 1 साल का है, तो उसको फर्स्ट गिव 30 ml पर केजी इन 1 आवर और देन गिव 70 ml पर केजी इन 5 आवर्स। ये रिंगर लैक्टेट दिया जाएगा। और 12 महीने से बड़ा है, मीन्स 1 साल से बड़ा है, तो उसको फर्स्ट गिव 30 ml पर केजी इन हाफ आवर। उसको हाफ आवर में, आधे आधे घंटे से 30 ml का रिंगर लैक्टेट चढ़ाना पड़ेगा पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। और अगर उसको फिर बाद में देना पड़ेगा 70 ml पर केजी 2.5 घंटे से, जब वो थोड़ा सा रिकवर कर जाएगा। अब फ्लूइड थेरेपी इन सीवियर डिहाइड्रेशन, इसमें वही बताया हुआ है कि हमें रिंगर लैक्टेट भी देना है और साथ में नॉर्मल सलाइन भी देना है। रिंगर लैक्टेट अकेला अकेला डेक्सट्रोज नहीं देना है बच्चे को, रिंगर लैक्टेट प्लस नॉर्मल सलाइन के साथ देना है। तो आईवी देंगे हम, इंट्रावेनस देंगे फ्लूइड थेरेपी बच्चे को, क्योंकि ओरली अब वो ले नहीं पा रहा है, वो इतना वीक, इतना लिथार्जी हो गया सीवियर डिहाइड्रेशन में कि बच्चा ओरल इनटेक नहीं कर पा रहा है। तो आईवी के थ्रू देंगे रिंगर लैक्टेट जिसमें 5% डेक्सट्रोज, और उसमें हाफ देंगे नॉर्मल सलाइन जिसमें 5% डेक्सट्रोज होगा पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली। और उसको कंटिन्यू रखेंगे और बच्चे को मॉनिटर करते रहेंगे एवरी 5 to 10 मिनट्स में। एवरी 5 5 मिनट्स में, 10 10 मिनट्स में बच्चे को चेक करेंगे कि कुछ उसका कॉन्शियसनेस बढ़ी कि नहीं, उसकी जो आई जो संकन हो गई हैं वो नॉर्मल हुई कि नहीं, जो फॉन्टेनिलिस एकदम डिप्रेस्ड हो गए थे वो ठीक हुआ कि नहीं, जो वेरी ड्राई, बिल्कुल स्किन एकदम एकदम ड्राई थी, वो थोड़ा सा रिकवर हुई कि नहीं। तो बच्चे का मेनली जो अनकॉन्शियस लेवल है वो हमें कॉन्शियस पे लेके आना है, तो हम उसको मॉनिटर करते रहेंगे। और एसेस एवरी 1 आवर। अगर कंडीशन और भी ज्यादा वर्स होती जा रही है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो हम उस कंडीशन को कंसीडर कर लेंगे एज सेप्टिक शॉक। ये और भी ज्यादा वर्स कंडीशन है, इसमें बच्चा फिर आईसीयू में एडमिट हो जाता है। और अगर पल्स आ गई, पल्स जो पहले स्लो थी वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गई है, थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखने लगा है हमें, कैपिलरी रिफिल थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, फास्ट हो गया, ब्लड प्रेशर भी उसका थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, तो हम इसको पॉजिटिव साइन मानेंगे, थोड़ा इंप्रूवमेंट मानेंगे। और इसको हम सीवियर डिहाइड्रेशन कंसीडर करते हुए विथ माइल्ड शॉक की तरह लेंगे, जिसमें हम कंटिन्यूअस करेंगे रिंगर लैक्टेट 15 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट एवरी आवरली, और उसको फिर देन उसको स्विच कर देंगे ओआरएस को कंटिन्यूअसली 5 to 10 ml पर केजी पर आवरली, ओरली भी देंगे और नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब से भी देंगे।
तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमने देखे कि डिहाइड्रेशन कैसा होता है। डिहाइड्रेशन मेनली कॉज़ होता है डायरिया की वजह से, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियरिटी उसके फॉर्म्स हैं और उसका क्या-क्या प्लान ऑफ ट्रीटमेंट है और उसका कैसे मैनेजमेंट है। अब बात करें हमारा होम्योपैथिक मैनेजमेंट की, हम होम्योपैथिकली डायरिया को कैसे मैनेज करेंगे। तो देयर आर एन नंबर ऑफ मेडिसिन विच हैज वेरी गुड रोल ऑन डायरिया। हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज है होम्योपैथी में और स्पेशली बच्चों के लिए, जो कि हम पीडियाट्रिक्स में उनको देके बच्चों को बहुत अच्छे से रिकवर कर सकते हैं। तो उसमें से कुछ मेडिसिन मैंने यहाँ डिस्कस करी है। तो फर्स्ट वन इज सल्फर। एज वी ऑल नो कि सल्फर हमारी बहुत अच्छी एक एंटीसोरिक, ग्रेटेस्ट एंटीसोरिक रेमेडी है, जो सारे एज ग्रुप पे काम करती है, भले से वो बच्चा हो, ओल्ड एज हो, एडल्ट हो, एल्डरली हो, बहुत अच्छे से वर्क करती है सल्फर। और हम सबको ही पता है कि ऐसे बच्चों को ऐसे बच्चों में ज्यादा अच्छा वर्क करती है, तो चाइल्ड हु कैन नॉट बेयर टू बी वॉश्ड एंड बाथ, ऐसे बच्चे जिनको नहाना बिल्कुल नहीं पसंद, पानी बिल्कुल नहीं पसंद, पानी की कुछ भी चीज अच्छी नहीं लगती है, तो ऐसे लोगों में सल्फर बहुत अच्छा वर्क प्ले करती है। और इसका मेन सिम्टम्स है कंप्लेंट्स दैट आर कंटिन्यूअसली रिलैक्सिंग। ऐसी कुछ कुछ डिजीजेस होती हैं जो हमने देखा है कि अभी आ गई हैं, देन पेशेंट्स ने बोला कि मैम ये वाली चीज तो इनकी ठीक हो गई थी, लेकिन वो फिर से आ गई है। तो जो रिलैप्स हो रही है वापस वापस, उस वाली कंडीशन में हम सल्फर का बहुत अच्छा रोल देखते हैं। और ऐसे पेशेंट्स में देखा जाता है कि उनको खड़े रहना बिल्कुल नहीं पसंद होता है। अगर आपने उनको खड़े रहने को बोल दिया 1 से 2 घंटे, तो उन लोगों को बहुत, उनके लिए कंडीशन वर्स हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम उनको सल्फर इंडिकेट कर सकते हैं। एंड इट इज वन ऑफ द नैश ट्रायल्स ऑफ बर्नर। इसमें सल्फर पेशेंट को एक्सट्रीमली बर्निंग होती है एनीवेयर एंड एवरीवेयर, उसे कहीं पर भी बर्निंग होती है। और सल्फर पेशेंट का अगर हम फिजिक की बात करें तो हमें कैसा मिलेगा, इनिशिएटेड, एकदम दुबला पतला, लीन थिन, उसकी बैली बड़ी होगी, बिग बैली, रेस्टलेस रहेगा, थोड़ा सा हॉट रहेगा, स्वीट्स की एक्सेसिव डिजायर रहेगी, और उसके जितने भी डिस्चार्जेस होंगे, जैसे कि स्टूल, यूरिन, स्वेट, पर्सपिरेशन, सारे डिस्चार्जेस ऑफेंसिव और एक्रीड होंगे। एक्रीड का मतलब होता है कि उसमें इतनी ज्यादा एक्रीडिटी होती है कि निशान बन जाते हैं कपड़ों पे। तो ऐसे अगर कुछ जनरल इंडिकेशंस वाले हमें पेशेंट मिलते हैं तो वी कैन गो फॉर सल्फर। और उसके पर्टिकुलर इंडिकेशन है डायरिया में कि इनवॉलेंट्री और पेनलेस डायरिया होगा। ऐसे पेरेंट्स बोलेंगे कि नहीं, बच्चे को डायरिया होता है तो बच्चा रोता नहीं है। क्यों नहीं रोता? क्योंकि उसे दर्द नहीं होता। और इनवॉलेंट्री होता है, खड़े खड़े कहीं पर भी कर देता है। और स्टूल्स में अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स बहुत आते हैं। जो उसने खाया हुआ होता है वो वाला फूड उसमें प्रेजेंट होता है, व्हाइटिश, ग्रीनिश और ऑफेंसिव रहता है, बहुत एक्रीडिटी होती है और ऑफेंसिव होता है। और ऑरिफिस, जो एनल ऑरिफिस होते हैं वो रेड रहेंगे, रेडनेस रहेगी। और समटाइम्स डायरिया ऑल्टरनेट करता है कॉन्स्टिपेशन से, कि बच्चे को कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी डायरिया हो रहा है। ऐसे सिम्टम्स अगर हमें किसी पेशेंट में मिलते हैं, गो फॉर अच्छे से देखते हैं। सेकंड इज सेल्फ, भी एक बहुत रेमेडी है होम्योपैथी, जिससे हम रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में भी देते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स में भी देते हैं, बहुत सारी चीजों में देते हैं। अब उसके जनरल इंडिकेशंस की बात करें तो ग्रेट फियर ऑफ डेथ रहता है इसमें। पेशेंट्स कंप्लेन करेंगे कि उन्हें डेथ का बहुत ज्यादा फियर रहता है, मरने से बहुत डर लगता है। मेंटली रेस्टलेस मिलेंगे हमें, कभी ये काम कभी वो काम। बर्निंग पेन रिलीव बाय हीट एक्सेप्ट इन हेड। अब उनको इतना ज्यादा बर्निंग होती है कि उसको रिलीफ मिलता है हीट से, लेकिन सिर्फ हेड सिम्टम्स में रिलीफ नहीं मिलता, बाकी सब जगह उसको बर्निंग में हीट से रिलीफ मिलता है। ये बहुत अनकॉमन सिम्टम है आर्सेनिक का। ग्रेट फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्जाइटी मिलेगी, बहुत ज्यादा थका हुआ रहेगा, हमेशा एंशियस रहेगा, वीकनेस रहेगी। और इसके भी आर्सेनिक पेशेंट के जितने भी डिस्चार्जेस होंगे वो एक्रिड, स्केंटी, प्यूट्रिड, डार्क, ऑफेंसिव, कैडेवेरस ऑर्डर, मरे हुए मुर्दे के समान इतना ऑफेंसिव डिस्चार्जेस होते हैं आर्सेनिक पेशेंट के। और इनका जो मेनली एग्रावेशन टाइम है दैट इज 12 AM एंड 12 PM। इनको रात को 12 बजे और दिन के 12 बजे कुछ अलग ही प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। और अगर हम इनकी पर्टिकुलर इंडिकेशंस देखें तो लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगी, खाना बहुत कम खाएंगे, प्यास भी, सिपिंग रहेगी, थर्स्ट नहीं रहेगी, सिपिंग थर्स्ट रहेगी, नौशिया बहुत होगा, फूड पॉइजनिंग होगी जिसकी वजह से डायरिया हो जाएगा। कोई भी फूड इंटेक ऐसा कर लिया जिसमें, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट आता है जिसको कुछ गलत खाने की वजह से डायरिया हो गया है, तो वी कैन वेरी वेल गो फॉर आर्सेनिक। और इनको बेड मीट, बेड वाटर या वाटरी, इन सब वाटरी फ्रूट्स वगैरह से अगर डायरिया हुआ है तो हम इंडिकेटेड रेमेडी है आरसेल। कोलिक आफ्टर स्पॉइल्ड सॉसेस, वही है कि अगर कोई फूड पॉइजनिंग हो गई है, उसकी वजह से कोलिक हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो आर्सेनिक सिम्टम्स कवर करती है।
इंटेंस थर्स्ट है, और ड्यूरिंग डायरिया पेशेंट एकदम एग्जॉस्ट हो जाएगा, एंग्विस्ड हो जाएगा, रेस्टलेस, और उसको फियर रहेगा डेथ का। इतना उसको डायरिया भी लगेगा, ऐसा नहीं हो कि कहीं मैं मर जाऊं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम इंडिकेट कर सकते हैं आर्सेनिकम एल्बिकम। देन नेक्स्ट वन इज पोडोफाइलम। हम देखते हैं कि हमारे होम्योपैथी में पोडोफाइलम ड्रग जो है वो डायरिया की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें मेनली ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर एंड रेक्टम पे चीफली वर्क करती है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को पूरा कवर करती है। और बच्चों को इसमें डेंटिशन डायरिया मिलेगा। जब बच्चों के दांत आते हैं, मेनली आफ्टर 6 मंथ्स की एज जो होती है, अप टू 2 ईयर्स जो होती है, तो उनको डेंटिशन रहता है, और ड्यूरिंग हॉट वेदर। तो ये मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है। इसमें लॉन्ग स्टैंडिंग डायरिया मिलेगा, मेनली मॉर्निंग में मिलेगा। मॉर्निंग डायरिया सल्फर भी कवर करता है, और मॉर्निंग डायरिया हमारा पोडोफाइलम भी कवर करता है। और इसके मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है पोडोफाइलम के, उसमें है प्रफ्यूज, पेनलेस, ये 6P कवर करता है। जो डायरिया होगा वो काफी ज्यादा प्रफ्यूज होगा, मींस लार्ज क्वांटिटी में होगा, पेनलेस होगा, पेशेंट को पेन कभी नहीं होगा, बच्चा रोएगा नहीं डायरिया पास करते टाइम, प्यूट्रेड होगा, बहुत ऑफेंसिव स्मेली होगा, पॉलीक्रोमेटिक, काफी सारा उसमें कलर दिखेगा, ऐसे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, कलर, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम। ये कई बार, ये वैसे बड़े लोगों में देखने को मिलता है एडल्ट्स में, लेकिन कई बार हो सकता है बच्चों में भी, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम। इंटेंस प्रोस्टेशन, वीकनेस मिलेगी बच्चों को। आफ्टर पासिंग स्टूल बच्चा एकदम लिथार्जिक, वीक, थका हुआ होगा। और स्टूल इसमें चॉक कलर भी हो सकता है, चॉक लाइक, जेली लाइक, अनडाइजेस्टेड, येलो मील लाइक सेडिमेंट्स होंगे। तो इसका काफी पॉलीक्रोमेटिक टाइप का डायरिया होता है। 6 पीस के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वी गो फॉर पोडोफाइलम। अनदर इफ वी डिस्कस दैट इज कैमोमिला। कैमोमिला तो हम सब जानते हैं बेस्ट होती है बच्चों के लिए, बहुत सारे सिम्टम्स कवर करती है। अगर बच्चे बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, जिसको बहुत गुस्सा आता है, ऐसे बच्चों को हम कैमोमिला प्रिस्क्राइब करते हैं। बहुत सेंसिटिव है, इरिटेबल है, छोटी छोटी सी बातों पे चिढ़ जाता है, उसे बहुत प्यास लगती है, गर्म रहता है, एकदम हॉट रहता है, ऐसे बच्चों को कैमोमिला प्रिस्क्राइब की जाती है। और निकनेम है कैमोमिला का कैन नॉट बियर इट। ऐसे बच्चे को कोई अच्छा नहीं लगता, कैन नॉट बियर अदर्स, दूसरे भी नहीं अच्छे लगते, माँ भी नहीं अच्छी लगती, कोई भी नहीं अच्छा लगता, वो किसी के पास जाता भी नहीं है, कैन नॉट बियर एनीथिंग, कुछ भी पसंद नहीं उसे। अपन बोलेंगे आप ये ले लो, नहीं चाहिए। 2 मिनट पहले कुछ चीज मांग रहा है और हमने वो दिलवा दी तो वो भी नहीं चाहिए। तो ये उसका बहुत इंडिकेटिंग फीचर है कैमोमिला का। और इरिटेबल कैमोमिला चाइल्ड तभी शांत होता है जब हम उसको उठा लेते हैं गोदी में। अगर एक बच्चा जिद कर रहा है, रो रहा है, और आपने उसको गोदी में उठा लिया और उसके बाद वो शांत हो गया, दैट मीन्स वो कैमोमिला पेशेंट है। उसको इंटॉलरेबल पेन होगा, नमनेस होगी अफेक्टेड पार्ट की, और उसके अगर हम चीक्स चेक करेंगे तो वन चीक रेड एंड हॉट मिलेगा, अदर पेल एंड कोल्ड मिलेगा। उसके अगर पर्टिकुलर इंडिकेशंस की बात करें तो डायरिया मेनली जो होता है उसको गुस्से की वजह से बहुत होता है। वैसे भी कैमोमिला बहुत एग्रेसिव है, हॉट है, एंग्री है, और गुस्से की वजह से डायरिया होता है। और डाउनवर्ड मोशन, कभी वो डाउनवर्ड मोशन में ट्रेवलिंग कर रहा है। और ड्यूरिंग डेंटिशन, पोडोफाइलम भी डेंटिशन के टाइम पे दी जाती है, कैमोमिला भी ड्यूरिंग डेंटिशन के टाइम पे दी जाती है। और इसका जो होगा डायरिया वो ग्रीनिश, वाटरी, कोरोडिंग और चॉप्ड एग और स्पिनिच की तरह होगा। मतलब ग्रीनिश डायरिया आएगा और ऐसा लगेगा जैसे पालक और स्पिनिच, पालक को हम जब चॉप कर देते हैं ना एग्स को, तो उस टाइप का फटा फटा सा डायरिया होगा। और वेरी ऑफेंसिव, ऐसा लगेगा जैसे सड़े हुए एग की तरह उसमें स्मेल आ रही है। इतना ज्यादा ऑफेंसिव डायरिया होगा बच्चे को। तो हम ये सारे सिम्टम्स देख के उसको, बच्चे को कैमोमिला प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वी विल गेट दी गुड रिजल्ट्स। नेक्स्ट वन इज पेट्रोलियम। अब हम सब जानते हैं होम्योपैथी में कि पेट्रोलियम स्किन पे बहुत अच्छा काम करती है, विंटर रेमेडी है, और स्किन डिजीज के लिए बहुत अच्छे से दी जाती है। लेकिन ये डायरिया में भी उतना ही अच्छा रोल प्ले करती है। इसमें जो होता है वो फाउल स्मेलिंग स्वेट होता है, पूरी बॉडी पे बच्चे को स्वेटिंग होती है, लेकिन वो काफी ऑफेंसिव होती है, फाउल स्मेलिंग रहती है, और इसमें एम्प्टीनेस बनी रहती है। अब बच्चा पूरे टाइम भूख 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 करता है, लेकिन उसे जैसे ही खाना खिलाता है तो उसे बहुत अच्छा लगने लगता है। और उसको फैटी फूड या मीट से अवर्जन होता है। ये चीजें अच्छी लगती है और इस चीज से प्रॉब्लम होती है। अगर हम पर्टिकुलरली उसका देखें तो इसमें हमें डे डायरिया ज्यादा मिलेगा। जैसे सल्फर में मॉर्निंग डायरिया था, पोडोफाइलम में मॉर्निंग डायरिया था, ऐसे ही पेट्रोलियम में हमको डे डायरिया ज्यादा मिलेगा। मतलब दिन के टाइम, नून के टाइम पे स्टूल पास होंगे। और इसमें वाटरी गशिंग एकदम से फ्लो के साथ आएगा, और एनस में इचिंग होगी। और डायरिया आफ्टर हैविंग कैबेज विद एम्प्टी फीलिंग इन द स्टमक। और डायरिया उसको जो होगा मेनली कैबेज से होगा, और उसको हमेशा भूख 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 लगती रहेगी। मतलब इतना भूखा रहता है कि फिर उसे खाने के बाद रिलीफ होता है, लेकिन फिर डायरिया हो जाता है, फिर भूख लगने लगती है। ऐसे सिम्टम्स में हम
करेंगे। नेक्स्ट वन कैलकेरिया कार्प। अब जो कैलकेरिया कार्प वाला बच्चा होता है वो काफी ज्यादा ओबेस होता है, एकदम उसमें डिस्पोज टू ग्रो फैट होता है, मतलब चबी सी गर्ल्स मिलेंगी, चबी चंकी सी और एकदम गोरी सी, एकदम फेयर कॉम्प्लेक्शन वाली, चबी चबी सी, वेरी सेंसिटिव होती है कोल्ड के लिए, जरा सा भी कोल्ड उनसे बर्दाश्त नहीं होती है, कैन नॉट टॉलरेट दी कोल्ड। गर्ल्स ऐसी मिलेंगी, फ्लैशी रहेंगी, प्लेथोरिक, एकदम फेयर कॉम्प्लेक्शन वाली, और जिसमें फ्लो ऑफ ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होगा, जो बड़ी जल्दी जल्दी ग्रो कर जाती है रैपिडली। टेंडेंसी टू ओबेसिटी इन यूथ, डिफिकल्ट एंड डिलेड डेंटिशन, ये भी एक हमारी डेंटिशन डायरिया के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। इसमें डिफिकल्ट डेंटिशन भी होता है और डिलेड भी होता है। हेड सेट्स ओपन फोंटेलिस मिलेंगे, मतलब सर पे इतना आता है, वो रात बिस्तर पे लेटता है पिलो पे तो उसका पिलो पूरा गीला हो जाता है, ये एक बहुत मेन इंडिकेशन है कैलकेरिया कार्प का। और डिजायर टू बी मैग्नेटाइज, कैलकेरिया कार्प का पेशेंट हमेशा अपनी मदर से या अपने फैमिली मेंबर से चिपका रहेगा, उसको चिपकना, मैग्नेटाइज होना, पास में आना, बैठना, ये बहुत अच्छा लगता है। और उसके हेड की स्वेटिंग बहुत ज्यादा बहुत वेल मार्क्ड होगी, जो सोते टाइम ज्यादा होती है। और डेंटिशनल डायरिया के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। और इसमें स्टूल का कलर अगर हम देखें तो व्हाइट सार स्मेलिंग होगा, काफी ज्यादा सार स्मेलिंग रहेगा। और इसमें एक बहुत मजेदार सिम्टम है कि पेशेंट को जब बड़ा अच्छा लगता है जब वो कॉन्स्टिपेटेड रहता है। अगर उसको डायरिया हुआ तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन रहा तो पेशेंट को बहुत अच्छा फील होता है। तो ये हमारी वेल इंडिकेटेड रेमेडी है कैलकेरिया का। तो ये हमने सर डिस्कस किया डायरिया के डेफिनेशन, कॉजेस, टाइप्स ऑफ डायरिया, फिर साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं, क्या लेवल्स होते हैं, उसको ट्रीट कैसे किया जाता है, उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी से। देन फाइनली हमने होम्योपैथिक थेरेपीज की भी बात कर ली कि हमारी होम्योपैथी में कौन कौन सी ड्रग्स है। इसके अलावा भी एन नंबर ऑफ मेडिसिन है हमारे पास, विच वी कैन गिव, कॉन्स्टिट्यूशन देख के हम दी जाती है, थेरेपीज देख के दी जाती है, जिससे हम डायरिया ठीक कर सकते हैं। एंड फाइनली कंक्लूजन है हमारे टॉपिक का आज का कि ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया इज टाइम डिपेंडेंट। देखिए डायरिया एक ऐसी डिजीज है जो टाइम डिपेंडेंट तो है, ऐसा नहीं है कि मेडिसिन ली और ठीक हो गया, तो वो अपना टाइम लेगा। और माइल्ड केसेस में हमें जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, सीवियरिटी में थोड़ा सा लेट रिजल्ट्स मिलेंगे, उसमें हमें डिहाइड्रेशन चेक करना पड़ेगा। और जितना जल्दी हम साइन एंड सिम्टम्स देख लेंगे डिहाइड्रेशन और डायरिया के, उतना बेटर हमारा प्रोग्नोसिस होगा। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू सर। गरिमा जी, आप थोड़ा सा जी अपना सर। पीपीटी को आप रिमूव कर लीजिए, काम का हो गया है। जी अभी कोई सवाल है नहीं, लेकिन अगर आप कुछ केस पे भी अगर डिस्कस करें, हमारे पास में 10 मिनट का समय है, केस भी डिस्कस करें जी तो अच्छा रहेगा। अगर एक दो जी सर। केस का चर्चा करें तो लोग इसको चाहेंगे। इसको पीपीटी को आप खाली हटा लीजिए। मैं हटा रही हूँ, एक सेकेंड। सर हट गया पीपीटी? नहीं हटा अभी। अच्छा उस शेयर में जो है ना, तो शेयर को कर दीजिए डिसकंटिन्यू शेयर, तो हो जाएगा। शेयर को क्लिक करेंगे तो उससे चला जाएगा। अच्छा ठीक है, आप शुरू कीजिए, हम लोग देख लेंगे इसको। आप अगर चर्चा कर सके तो अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, चला गया जी। यस करीमा जी। ऐसे जी आपका सर। प्रोटोकॉल जो आपने दिया, ये जी प्रोटोकॉल जो ट्रीटमेंट का बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल है। हमको लगता है कि जी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के रूप में इसको अडॉप्ट किया जाता है, और आपने जी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को डिस्क्राइब करने का कोशिश किया है, और जी सर। वास्तव में यह सफल आपका प्रेजेंटेशन है। इसके जी साथ में कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि केसेस के विषय में भी कुछ की जाए, जो एक थोड़ा सा आपको लगे कि आपने देखा है उसमें कुछ यूनिकनेस था, तो ये आपको चर्चा सर कर मेरे सकते। पास अभी केसेस हैं, मेरे पास ऑलरेडी मेरे क्लिनिक के भी केसेस हैं, हमारे कॉलेज के भी, जहाँ से मैंने पीजी किया था वहाँ के भी काफी सारे केसेस हैं, लेकिन वो अभी इस स्क्रीन पे नहीं है, मतलब वो मेरे पास हैं सर पेन ड्राइव में। अगर मेमोरी में है तो उसको आप मेमोरी से करिए। मैं वर्बली बता सकती हूँ। हाँ, वर्बली बताइए ना जी। सर एक एक केस है मेरे पास, जो कि एक पेशेंट थे, 5 years old किड। हम्म
हेलो, हाँ, 5 हाँ इयर्स ओल्ड के आए थे सर, तो उनकी मदर जब आई थी, मदर पेरेंट्स लेके आए थे उनको, तो उन्होंने सबसे फर्स्ट कंप्लेंट यही करी थी कि बच्चे को कल से लूज़ स्टूल हो रहे हैं मैम। तो मैंने फिर उनका कंप्लीट डिटेल केस टेकिंग लिया कि आप बताइए कितनी फ्रीक्वेंसी थी, तो उन्होंने बोला मैम 4 से 5 बार हो रहे हैं, बिल्कुल पानी जैसे हो रहे हैं, एकदम वाटरी स्टूल्स हैं और बच्चा ना बहुत वीक हो गया है, थक गया है, मतलब इतना स्टूल पास कर के उसको एनल में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है। तो उसके और डिटेल केस टेकिंग, ये तो प्रेजेंट कंप्लेंट्स थी, फिर उसकी पास्ट कंप्लेंट्स, क्या खाया उसने, मैंने डाइटरी का पूछा कि लास्ट 2 डेज में क्या खाया था, क्या इंटेक हुआ था, आपने क्या खिलाया था। तो उन्होंने यही बोला कि हमने कुछ बाहर का फूड इंटेक किया था, जिसकी वजह से कंप्लेन हुई है, कुछ पानी पताशी वगैरह खाए थे, वाटर कंटामिनेटेड वाटर गया होगा मे बी। तो मैंने वही उसको कंसीडर किया कि वो एक्यूट कंडीशन है, एक्यूट डायरिया में आ रहा है, जिसकी वजह से उसको डायरिया सिम्टम्स आ गए हैं। तो उसमें मेनली जो पेशेंट को था, कोई संकनेस नहीं थी, माइल्ड डिहाइड्रेशन का केस हम बोल सकते हैं कि बच्चे को थर्स्ट बहुत अच्छी थी, पानी मांग रहा था, और वो जो 5 इयर्स का था वो कंप्लीटली फैमिली फूड पे ही था, प्रॉपर खाना भी खा रहा था, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हाँ, वीकनेस बहुत थी। एक जो हमें सिम्पटम देखने को मिला वो वीकनेस थी, और वो शुगर बहुत ज्यादा मांग रहा था। मतलब उसको ये था कि मुझे चॉकलेट्स खानी है, मुझे आप कैसे भी करके बस शुगर कंटेंट दे दो। तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं ग्लूकोज डिमांड कर रहा था, उसको ग्लूकोज की अर्ज अर्ज बहुत थी। तो वो शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा था, थर्स्ट उसकी बहुत अच्छी थी, बच्चे का बॉडी बिल्ड ठीक था, वेट लॉस नहीं था, अभी 2 डेज से स्टार्ट हुआ था तो वेट लॉस भी नहीं था। तो उस बच्चे में हमने ये देखा पूरी केस हिस्ट्री लेने के बाद कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कहीं न कहीं सल्फर को बिलॉन्ग कर रहा था। मतलब वो बच्चे को बस बैठना है, मैंने उसको बोला अपने पास खड़े होने को कि बेटा आप आइए, अपन ये चेक करते हैं आपका एब्डोमेन कैसा है, एग्जामिन किया कि कहीं पेन तो नहीं है, कुछ भी क्रैम्प्स तो नहीं है। तो बच्चे को खड़े नहीं होना है, बस बैठना है। उसने बोला नहीं, मैं यहाँ बैठ के बैठूंगा, आप मुझे देख लो। तो बच्चे को बस बैठना है। फिर उसको गर्मी भी बहुत लग रही थी कि फैन ऑन कर दो, ये चला दो फैन के सामने। तो कहीं न कहीं हमने ये सब चीज़ें डिमार्केशंस देखे कि उसको वो हॉट पेशेंट है, थर्स्ट अच्छी है, एपेटाइट अच्छी है, वाटरी लूज़ स्टूल्स हैं। तो मैंने जो उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी वो सल्फर 30 के एवरी 2 आवर्स में 1-1 डोज़ दिया, 4-4 पिल्स एवरी आवरली फॉर 5 डोज़ेज़ दिए 1 दिन में, देन नेक्स्ट डेज़ में टीडीएस कर दिया कि आज आप 5 1-1 घंटे से 5 बार दीजिए शाम तक, और इसको नेक्स्ट डे से 3 बार कर दीजिएगा, सुबह, दोपहर, शाम। आप मुझे 24 आवर्स बाद फिर से दिखाने आइए। और उसके बाद उनको मैंने ओआरएस सजेस्ट किया, जो कि हम लोगों को डायरेक्टली अवेलेबल हो जाता है, जो लिक्विड फॉर्म में आता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, वो उनको सजेस्ट किया कि आप वो ओआरएस लेते रहिए। तो आफ्टर 24 आवर्स दे केम, और सर काफ़ी रिकवरी थी। मतलब उसका जो लूज़ स्टूल्स हैं वो फ्रीक्वेंसी कम हो गई थी, और स्टूल अ, थोड़ा-सा सॉलिड फॉर्म में आ गया था। उसकी मदर ने बताया कि जितना वाटरी हो रहा था उससे सॉलिड फॉर्म में आ गया है। तो फिर उसको कंटिन्यू करवाया 3 डेज़ के लिए, उसके बाद उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई थी। तो दिस इज़ माय केस इन माय ओपीडी, माय ओन क्लिनिक। बहुत अच्छा आपने केस बताया सल्फर का। तो एक जी, चर्चा मैं भी करना जी सर। चाहूंगा। एक जो बेबी जी सर। बोल नहीं सकती है, मैंने हार्डली 2 साल भी पूरा नहीं हुआ था, एंड दैट जी सर। गर्ल, दैट वो बच्ची जो है सो करीब करीब 1-1.5 महीने से उसको ये लूज स्टूल चला जा रहा था, डायरिया था। मैंने लोग और काफी कुछ ट्रीटमेंट भी चल रहे थे एलोपैथी। अब जानते हैं कि एलोपैथी में जनरली लोग उसको सप्रेस करने का, डायरिया डिस्चार्जेज को सप्रेस करने का, तो कंडीशन और भी वर्स होता चला जाता है, क्रॉनिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने जब मेरे पास में जब मैंने देखा, तो जो जब तक ले वो वेटिंग में था हमारे पास में आने के पहले, तो बार बार बहुत आवाज आ रहा था, बच्चे रो रहे थे काफी। माँ लेकर के उसको चुप कराने का कोशिश कर रही थी, घूम घूम करके चल रही थी। और फिर इतना तो मैंने सुन लिया बाहर में, और देखा कि बच्चे कभी कभी चुप भी हो जाता है, वो बच्ची बच्ची हो जाती है चुप, शांत हो जाती है और फिर रोने लगती है। तो मैंने गौर किया कि माँ जब तक लेकर के चल रही है ना, मूवमेंट में है, तो वो चुप रहती है। जहाँ स्टैंड स्टिल पोजीशन में आता है तो रो लेती है। एक तो लक्षण मुझे ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर मिल गया। दूसरा बात, मैंने बच्चे को देखा जो रो रही है, जब मेरे फेस टू फेस हुए तो देखे कि उसका मुंह, उंगली जो है ना, मुंह के अंदर में बराबर डाला था। रोते रोते हुए भी वो उंगली को बाहर नहीं निकालती थी। तो आपको एक दूसरा गेस्चर्स मिल गया, यहाँ पर मुझे रूब्रिक्स सिम्टम्स मिल गया।
चिल्ड्रन जो है तो बच्चे थंब सकिंग का आदत है, तो 2 लक्षण हो गया, कैरेट डिजायर टू बी फास्ट, थंब सकिंग, ज्यादा सवाल नहीं करने पड़े। तीसरा मैंने केवल एक सवाल किया, ये पानी कैसा पीती है? डॉक्टर साहब ये पानी तो पीती नहीं है, लेकिन जब तक उसमें हम लोग चीनी नहीं डालते, मीठा नहीं करते, तो पानी नहीं पीती। और दूसरा लास्ट सिम्टम्स से मुझे क्या कि वाइटी सिस्टुला है। तो आप गेस कर सकते हैं कि कौन सी दवा आई होगी? कैमोमिला। लेकिन मैंने यहाँ पर कैलकेरिया कार्ब आया। आप चारों रूब्रिक्स को लेकर के अगर रिपोर्टराइज करेंगे तो ये कैलकेरिया कार्ब का एक सिम्टम्स बन जाता है। तो कैलकेरिया कार्ब मैं दवा खाने को नहीं देता हूँ, मैं, आप लोग जानते होंगे, मैं ट्रांसमिट करता हूँ। मैंने उसके हेयर्स ले करके उसको डिप कर दिया मेडिसिन में 0/1 पोटेंसी में। अब मैं 50 मिलीस्मल यूज करता हूँ। अच्छा जी। तो उसके बाद में मैंने उनको कहा कि मुझे 1 सप्ताह के बाद बताना कैसा है। पेशेंट 2-3 दिन के बाद ही मुझे पता चल गया कि नेक्स्ट उसी दिन से शाम से उसके स्टूल इम्प्रूव कर गए, इरिटेबिलिटी खत्म हो गया। वो थंब सकिंग तो कंटिन्यू था, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर था, वो चल रहा था कुछ दिन तक इलाज है। लेकिन ये जो डायरिया कंडीशंस है कंप्लीटली वहां पर समाप्त हो चुका था। तो ये केवल एक डायरिया के केस में, खास करके इन्फेंट में, आप गरिमा जी पेडियाट्रिक्स केस में, तो इसमें पेडियाट्रिक्स केस में सब्जेक्टिव सिम्टम्स से ज्यादा ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स बहुत ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जी जी सर। जी। तो ये क्योंकि आपने बच्चा हमें बता नहीं पाएगा सर, हमें सारी चीजें ऑब्जर्व ही करनी पड़ेंगी, उसके जेस्चर्स, उसके पोस्चर्स। और हाँ सर मैंने प्रोटोफाइलम के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे। मेरा खुद का बेबी है 5 इयर्स का, और उसको मतलब जब भी डायरिया होता है मैं उसको अधिकतर, क्योंकि उसको हमेशा प्रोफ्यूज होता है, ऑफेंसिव तो रहता ही है बच्चों को, इन्फेक्शियस रहता है, पॉलीक्रोमेटिक लगता है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, तो सर मैं उसको पोडोफाइलम देती हूँ, और आप यू वोंट बिलीव कि विद इन 2 डोजेस एकदम उसका ठीक हो जाता है। ये आप बहुत सही कह रही हैं। ये जो डायरिया का कंडीशंस है, ये आपको या डायरिया हो या फीवर हो, हम लोग जितना भी जी एक्यूट कंडीशंस का मैनेजमेंट जो है तो होम्योपैथी के माध्यम से बहुत फास्ट होता है। लोग कहते हैं कि क्या लक्षण है, लक्षण तो नहीं, आपको वहां पर थोड़ा सा जैसे अगर फीवर है या डायरिया है, जो को भी आ रहा, तो आप सेंट्रल पॉइंट को छोड़ करके उसके सराउंडिंग पॉइंट्स में ऑब्जर्वेशन कीजिए, और वह जो है तो आपको लक्षण देता है। इसलिए और इस तरह से आप देखेंगे कि हर एक मुझे लगता है कि एक्यूट केस को ट्रीट करना होम्योपैथी में एक जादू का समान होता है ना, मैजिक जैसा होता है। मैं मैजिक शब्द यूज नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा हम लोग को नजर में आता है। तो गरिमा जी आप आई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन था, आपने बहुत अच्छा प्लान में प्रोटोकॉल को डिस्कस किया, कुछ दवा का भी आपने चर्चा किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आप फिर आइए, हम लोग को कोई और टॉपिक्स को लेकर के हम लोग के सेशन में। जी, आज का समय हम लोग का समाप्त होता है, और यहीं पर हम लोग हिंदी सेशन को समाप्त करते हैं। सभी लोग अब हम लोग अंग्रेजी अपने नेक्स्ट सेशन में मूव कर रहे हैं, जो कि अंग्रेजी सेशन होता है। और अंग्रेजी सेशन के लिए मैं माइक को, आपका सेशन को हैंड ओवर करता हूँ डॉक्टर धनेश, हु इज द मॉडरेटर फॉर दिस, host for this English session. So over to you, Dr. Dhanesh. You Thank can. you. Thank you, sir. Yeah.